हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है ऐसे विजडम चैनल में। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं साइंस स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने साइंस ले तो ली लेकिन आगे नहीं पता है कि क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं उन बच्चों के पास, आज हम इस वीडियो के अंदर इन कोर्सेज के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि कोर्स कितने टाइम का है, अप्लाई कैसे करते हैं और उसके बाद क्या जॉब मिलती है और सैलरी कितनी होती है। मेन तो सैलरी है, कितना सैलरी मिल जाएगा। कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जैसे कि प्रोफेसर हो गया, टीचर्स हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा अब ये लैब असिस्टेंट कौन होता है? अरे वही जो साइंस लैब के अंदर कैंपस आते हैं, वो लैब असिस्टेंट हो गया। काफ़ी सारी सैलरी होती है, 50-60 हज़ार रुपये। इसके अलावा आप इसरो में जॉब कर सकते हो, नहीं तो आप बीएससी कर सकते हो मेडिकल साइंस में, नहीं तो आप बीसीए बीएससी कर सकते हो यानी कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो। इसके अलावा फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा डी फार्मा। मतलब वाले जो केमिस्ट बनते हैं यार, वो 50-60 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमाते हैं। और अगर कोई अच्छा केमिस्ट है तो 3-4 लाख रुपये महीने का भी कहीं नहीं है। इसके अलावा तुम्हें बताएगा कि हार्ट टूटा हो तुम लोग एक्सरे कराना जरूरी होगी, तो वो एक्सरे में कह जाते हैं, तो वो भी रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वो भी आप साइंस के बाद ही बन सकते हो। इसके अलावा वो लैब टेक्नीशियन, कहीं ब्लड टेस्ट तो कराया होगा यार, ब्लड टेस्ट हो गया, चाहे यूरिन टेस्ट हो गया, चाहे बॉडी का टेस्ट हो गया, तो ये लोग कौन करते हैं? तो ये लैब टेक्नीशियंस ये टेस्ट करते हैं और इनको भी बहुत सही 50-60 हज़ार सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा चाहो तो नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हो, बी आर कर सकते हो यानी आर्किटेक्चर। इसके अलावा अगर आप किसी का बढ़िया पैसा है तो भाई कमर्शियल पायलट बन जाओ। पायलट पता है ना, प्लेन उड़ाते हैं, बहुत पैसा है भाई। इसके अलावा BHMS या फिर BAMS कर सकते हो, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हो, या फिर होम्योपैथी का, तो वो भी आप डॉक्टर बन जाओगे, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक। इसके अलावा आप चाहो तो एनिमल डॉक्टर बन सकते हो, इनकी सही पैसा मिलता है। मतलब आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, साइकोलॉजिकल डॉक्टर बन सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो जो साइंस के बच्चे करते हो 12th के बाद, तो वो है NDA हो गया, एयरमैन हो गया, नहीं तो रेलवे में NTPC के जॉब निकलते हैं, नहीं तो SCRA, ये भी रेलवे के डिपार्टमेंट है, ये भी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हो गए। तो ये तो स्टार्टिंग था। अब हम जानेंगे हर एक कोर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में, कितने टाइम का कोर्स होगा और कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो बेसिकली कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है थ्योरी कोर्स, दूसरा है प्रोफेशनल कोर्स। थ्योरी कोर्स जहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है, उसके बेस पर कुछ और मिलती है। प्रोफेशनल कोर्स या बोल सकते हो स्किल बेस्ड कोर्स, जहाँ पर आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में स्किल्स आपकी डेवलप कराई जाती हैं। थ्योरी कोर्स होती है, थ्योरी कोर्स में आता है आपका बीएससी आप कर सकते हो जनरल या फिर ऑनर्स। जनरल बीएससी क्या होती है? यहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट को मिला करके एक एक करके उठा सकते हो और फिर इसमें बीएससी कर सकते हो। फिर एक होती है बीएससी ऑनर्स। ऑनर्स होता है मतलब आप पूरे 3 साल तक आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में। मान लो अगर आप फिजिक्स से बीएससी कर रहे हो तो आपको फिजिक्स ही पढ़नी होगी पूरे 3 साल, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो। इससे आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, बायो में कर सकते हो, मैथ्स में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो। इन सब के अंदर आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो एग्रीकल्चर में, स्टैटिस्टिक्स में, फॉरेंसिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, इस सब में भी आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। फॉरेंसिक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अब आपने देखा होगा CID के अंदर जब दिया जाता है और एक ही आपका एक लैब है एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट बैठा होता है जो कंप्यूटर के अंदर हर एक बंदे का डेटा निकालता है। लेकिन ऐसे नहीं होता, बट फॉरेंसिक साइंस वही है कि मरने के बाद जो आपका साइंटिस्ट जज करते हैं कि कैसे मौत हुई, कितना टाइम हुई, तो ये सब फॉरेंसिक साइंस के अंदर आता है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स में आता है बीटेक बोलो, BE बोलो, ठीक है ना। ये भी एक 4 साल का कोर्स है बीटेक भी। आप चाहो तो JEE के थ्रू आप इसको लेते हो, सबको पता होगा, सभी ने JEE का एग्जाम दिया होगा या देने वाले होंगे, ठीक है। तो आप बीटेक भी कर सकते हो। अब बीटेक के अंदर भी बहुत सारे फील्ड है, आपकी मर्जी, आप किसे ज्वाइन करना चाहते हो। मरीन इंजीनियरिंग आपका सी से रिलेटेड है, आपको सी में काम करना है या फिर आपको शिप से रिलेटेड काम करना है या फिर आपको नेवी के साथ जुड़ के काम करना है, तो आप मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एरोस्पेस भी कर सकते हो, स्पेस इंजीनियरिंग होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल आप कर सकते हो, अगर आपको बाइक्स में या गाड़ियों में इंटरेस्ट है और उनके इंजन कैसे बनते हैं, अच्छी कार कैसे बनती है, अच्छे डिज़ाइन कैसे बनते हैं, तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके अलावा चाहो तो नैनो टेक्नोलॉजी कर सकते हो। इसके अलावा रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग कर सकते हो। रोबोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप, आपको बताया आने वाले टाइम के अंदर इंसान तो बहुत कम काम करेंगे, सारा काम रोबोटिक्स से ही होने वाला है, तो रोबोटिक्स भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ चाहो तो उसमें इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके अलावा है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स वही बच्चे करें जिन्होंने बायो ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में आपको जीन के बारे में पढ़ना, जीन की कोडिंग कैसा है, जेनेटिक्स बीमारियाँ क्या होती हैं, तो टोटल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। प्लास्टिक एंड पॉलीमर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं यार जहाँ बीटेक कर सकते हो। बीटेक टोटल 4 साल का होता है। अब JEE के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। JEE मेन होता है और फिर एक एडवांस होता है। मेन अगर आप बेसिक करना चाहते हो, एडवांस अगर आप IIT और NSIT में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एडवांस देना पड़ता है। अब इसके बाद हम करते हैं बाकी मेन कोर्सेज के बारे में बात। सबसे इम्पोर्टेंट है टीचिंग। अब आप चाहो तो 12th पास आउट होने के बाद आप 1 साल का JBT का कोर्स होता है, वो आप करो। और JBT करने के बाद आप CTET का एग्ज़ाम क्लियर करो। CTET सेंट्रल टेस्ट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो आप जैसे क्लियर कर दोगे तो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सच बता रहा हूँ, बड़ा ही ईजी पेपर आता है और यूँ निकल जाएगा चुटकी में। उसके बाद सैलरी जो मिलती है सीधा 50 से 60 हज़ार रुपये, और 5 से 7 साल बाद आपका प्रमोशन तो होना ही होना है, और फिर आप PhD बन जाओगे और सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपये देंगे। अगर आप चाहो तो ये टीचिंग का कोर्स BSc करने के बाद भी कर सकते हो। पहले BSc किया, इसके बाद आप B.Ed कर लो,
और फिर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा 12th के बाद ही कर लो। अरे जब 2-3 साल के अंदर जॉब मिल रही है बढ़िया 50-60 हज़ार की, वो भी सिक्योर जॉब, वो करो तो। इसके अलावा आप चाहो तो प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपने बीएससी किया, बीएससी के बाद एमएससी करो, 2 साल का एमएससी होता है। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको 70-80 हज़ार की नौकरी मिलती है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर लो, वो भी 1 या 2 साल का होता है। इसके बाद आपको सीधा प्रोफेसर का जॉब मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, वही सब। इसके अलावा आप डॉक्टर बन सकते हो। इसके लिए आपको नीट का एंट्रेंस देना पड़ता है और फिर आप डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट के बारे में। अबे लैब असिस्टेंट कौन होता है? अरे केमिस्ट्री लैब में गए होगे, वहाँ पर एक आदमी होता है जो आपको केमिकल्स देता है और केमिकल्स का देखभाल रखता है, तो उसे हम बोलते हैं लैब असिस्टेंट। ये गवर्नमेंट जॉब है और इसके लिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिल सकती है बहुत ईजीली। 12th के बाद इसका एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर साइंस और जीके आता है थोड़ा सा, और अगर जॉब मिल गई तो सीधा 50-60 हज़ार की नौकरी तुम्हारे लिए पक्की। 12th के बाद जॉब मिल जाए 50-70 हज़ार रुपये तक की, तो यार सबसे बेस्ट। अब हम इसरो में कहे जा सकते हैं, पहले हम इस बारे में बात करेंगे। तो इसरो में जाने के 3 तरीके होते हैं। पहला है आप जेईई एडवांस क्लियर करो, ठीक है। इसके बाद आप IIST में एडमिशन आपको मिलेगा। यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। टोटल इसके अंदर 140 सीट होती हैं और अगर आपने जेईई एडवांस क्लियर करके आप टॉप के रैंकिंग में आए तो ही आपको इसके अंदर एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा इसरो खुद जाता है IIT NSIT के अंदर इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ के बच्चों का, और जो भी उससे ठीक लगते हैं उनको वो सेलेक्ट कर। और तीसरा तरीका है ICRB के थ्रू। ICRB होता है इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये एक पेपर होता है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और इंजीनियरिंग में 65% मार्क्स हैं, तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब ये तो हो गया इसरो के अंदर जाने का तरीका। अब इसरो में जाकर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, और नहीं तो आप साइंटिस्ट आप PhD करने के बाद किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आप रिसर्च करो तो भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो है रेडियोलॉजी। तो जब भी तुम में से किसी का हाथ पैर टूटा हो तो आप गए तो हो एक्सरे कराने के लिए, अब चाहे वो दांत का एक्सरे हो चाहे हाथ पैर का एक्सरे हो, तो एक्सरे जो आपका आता है ये आता है रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में। अब रेडियोलॉजी के लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो 12th के जस्ट बाद, और इसका भी एक पूरा कोर्स होता है रेडियोलॉजी का। जब आप ये रेडियोलॉजी का कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि आपको मशीनरी कैसे ऑपरेट करनी है, मशीन पे काम कैसे करना है, कैसे एक्सरे लेना है, कैसे नहीं लेना है, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। और इसके बाद फिर आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब लगती है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी तो मस्त 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बड़ा भाई यही काम करता है, तो मस्त 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी और मजे करो। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो भी आपको 40-50 हज़ार रुपये सैलरी बड़े आराम से मिल जाती है रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, वैसे रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है, अब इसके बाद जितने भी मैं टॉपिक्स कवर करूँगा ये सब ऐसे सब बच्चों के लिए है जिन्होंने बायो ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है ना, 12th में। अब है लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन के बारे में, लैब टेक्नीशियन कौन होते हैं? तो आप सभी लोग ब्लड टेस्ट हो चाहे यूरिन टेस्ट हो, तो ये सब टेस्ट करने के लिए जो अंदर बैठते हैं लोग, इन्हें हम बोलते हैं लैब टेक्नीशियंस। इसके लिए भी काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि CMLT हो गया, DMLT हो गया, BMLT हो गया, मतलब सर्टिफिकेट इन लैब एंड टेक्नीशियन। ये 6 महीने का कोर्स होता है। इससे आप डिप्लोमा कर सकते हो सेम के अंदर, या फिर आप BSc कर सकते हो। ये करने के बाद आपको कैसे लैब टेक्निक्स के यूज़ करना है, किस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है, ये सब दिखाया जाता है कोर्स के अंदर। अगर आप ये कर लेते हो तो भी आपको आराम से 20 हज़ार से सैलरी की स्टार्टिंग होगी और 70 हज़ार रुपये तक कहीं नहीं है, बड़े आराम से। और अगर आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे हो गए हो, एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो लाख रुपये सैलरी भी कहीं नहीं गई है। तो आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोर्स है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो डॉक्टर में नहीं हुआ है तो आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग में भी आपको पहले नर्सिंग का कोर्स करना पड़ेगा 4 साल का। इसके बाद आप जो नर्स होते हैं आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी नर्सिंग के अंदर तो 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होती है, बहुत मस्त जॉब है। और अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो भी आपको 40 हज़ार से 70 हज़ार तक कहीं नहीं जाए, बड़े आराम से मिलता है। तो आप चाहो तो फिर 12th के बाद नर्सिंग का कोर्स ऑप्ट करके और इसमें जॉब ले सकते हो। इसके अलावा अभी के टाइम में एनिमल डॉक्टर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब तुम्हें तो पता ही है यार, इंसान आजकल इंसान पे भरोसा तो करता नहीं है ना, इंसान से प्यार करता है, इंसान प्यार करता है जानवरों से। तो भाई उन जानवरों का तो डॉक्टर चाहिए, बिल्कुल। तो आप चाहो तो एनिमल डॉक्टर बन सकते हो, और ये भी बड़ा मस्त पैसा कमाते हैं। इनकी भी सैलरी बड़े आराम से, अगर आप बेकार भी हो तो भी 30-40 हज़ार महीना कहीं नहीं गया, और थोड़े से भी ठीक हो तो लाख रुपये मंथ सैलरी बड़े आराम से मिल जाती है। इसके अलावा चाहो तो आप साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी बन सकते हो। अब तुम्हें तो पता है ब्रेकअप तो होते ही रहते हैं सबके, और किसी का दिल टूटता है, नहीं तो कोई अदर एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे कारण हैं अभी के टाइम में जो हमारी लाइफ चल रही है इसकी वजह से। तो ऐसे हम अपने एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए जो डॉक्टर के पास आते हैं साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिस्ट, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड या मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के काम में आते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो बॉटनी के फील्ड जा सकते हो, जहाँ पर प्लांट से रिलेटेड रिसर्च होती है, या फिर आप एग्रीकल्चर से ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे बॉटनी का फील्ड ही आता है। एग्रीकल्चर में आप रिसर्च कर सकते हो, आगे हाइब्रिड सीड्स कैसे बनाए जाए इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप BAMS या PHMS भी ट्राई कर सकते हो। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, और BHMS ये होम्योपैथी के लिए होता है।
अगर आप चाहो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनोगे या फिर आयुर्वेद के डॉक्टर बनोगे। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। अब ये बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट क्या होते हैं? ये जितने भी आपकी मशीन्स बनती हैं, जैसे कि आपका वेंटिलेटर हो गया, अभी वेंटिलेटर वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा अब आपके आईसीयू के अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल में की जाती है, तो ये मशीनरी कैसे बनाई जाती है, इस मशीनरी को यूज़ कैसे किया जाता है, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, ये सब आपका बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के अंदर आता है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये कोर्स बहुत मस्त है और इसके अंदर बड़े आराम से 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी मिल जाती है। ये तो के बाद प्रोसेस। अब हम जानेंगे थोड़े से इससे आगे। आप कर सकते हो BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आप कर सकते हो BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेजेस होगी, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, टोटल ऐप फॉर्मेशन हो गया, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटाबेस हो गया, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हो गया। ये सब अलग अलग BCA के अंदर के ही फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन मतलब हम कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, फिर रोबोट के थ्रू काम कैसे करवाते हैं, ये सब टॉपिक आने वाले टाइम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में। तो आप चाहो तो इसे ऑप्ट कर सकते हो और बड़े ही आराम से 50,000 से 2-3 लाख रुपए महीना सैलरी कहीं नहीं गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से किया है ना, 2 लाख रुपए सैलरी से स्टार्टिंग होती है। और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन अगर आपको आता है तो भी बड़े आराम से 70 से ज़्यादा स्टार्टिंग होगा, 2-3 लाख 5 लाख रुपये महीने कहीं नहीं गया। इसके अलावा अगर आप चाहो तो रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा फील्ड है। रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग करो और रोबोट्स को कैसे बनाते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे उनका वर्किंग रहेगा। इसके अलावा आप चाहो तो BR कर सकते हो। ये बेसिकली आर्किटेक्चर होता है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना, कैसा उनका स्ट्रक्चर होगा, कैसा वो दिखने से रहेंगे, तो ये सब आपका आर्किटेक्चर के अंदर आता है। ये टोटली 5 साल का कोर्स होता है और इसके अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 12th के बाद आपको JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। पता ही है, BTech के लिए देते हो, वही सेम एग्ज़ाम है। अगर आप वहाँ पे अच्छी रैंक लाते हो तो आपको BR यानी आर्किटेक्चर में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो BSc कर सकते हो नॉटिकल साइंस में या नॉटिकल टेक्नोलॉजी में। एक कोर्स होता है 3 साल का, इसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है और फिर 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है सी पे, यानी कि समुद्र में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि काम करना कैसे है। ये वही बच्चे ट्राई करें जिनको नेवी में जाना है या शिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मरीन साइड में इंटरेस्ट है, सी पे जाने का, काम करने का इंटरेस्ट है, नेवी के साथ काम करने का, तो वो बच्चे ऐसा कोर्स ऑप्ट करें। नहीं तो अगर आप चाहो तो BTech कर सकते हो नेवल आर्किटेक्चर में, नहीं तो आप शिप बिल्डिंग में BTech कर सकते हो, तो नेवी से रिलेटेड काम आप करते रहोगे। इसी के साथ अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सकते हो नेवी के लिए, मर्चेंट नेवी का। इसके टेस्ट के साथ आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आईसाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब भाई किसी का इंटरेस्ट है पायलट बनने में, हवा में उड़ने में, जिनको हवा में उड़ने का शौक है तो कमर्शियल पायलट बन जाओगे। हाँ जी, तो पायलट बन सकते हो। पायलट बनने के लिए आपको PCM अपने लिया होना चाहिए, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, यही सब। अब पायलट बनने के लिए आपको करना क्या होता है, तो 12th के बाद आप किसी भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, यानी एविएशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो आपको प्लेन चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पर आपको काम करना होता है, मतलब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है और वहाँ से आपको सीखना होता है। अब वो बहुत सारे हैं, आप चाहो तो बॉम्बे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो एक राजीव गांधी अकेडमी भी है, इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी भी है। एविएशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, इसके बाद आप कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप गवर्नमेंट से जा रहे हो तो आपको बहुत हाई परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, 98-97 तक परसेंटेज चाहिए, तब आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो, करोड़ों रुपया लगता है सीखने के लिए। अब मान लो अगर आपको जहाँ तो है फील्ड में लेकिन पायलट नहीं बन पाए, तो आप चाहो तो आप BSc कर सकते हो एविएशन साइंस में, तो भी आप प्लेन के आसपास ही रहोगे, एयरपोर्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। प्लेन की इंजीनियरिंग होती है कि प्लेन बनता कैसे, प्लेन उड़ता कैसे, इस सब से रिलेटेड आप एविएशन साइंस कर सकते हो BSc फील्ड के अंदर। ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। इसके बाद हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत मस्त है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आप जाओगे कैसे, तो ये भी BTech के थ्रू होती है, इंजीनियरिंग के थ्रू होती है। मतलब आप BTech के लिए अप्लाई करते हो JEE के थ्रू, तो उसमें आप नैनो टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप उनके अंदर ऑप्ट करके जा सकते हो इसके अंदर भी। सेम जेनेटिक्स है, जेनेटिक भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला है आप या तो BTech कर लो या जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, नहीं तो आप BSc कर सकते हो जेनेटिक्स में। इसके अलावा आप चाहो तो BSc कर सकते हो माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री के अंदर। ये भी काफ़ी अच्छे फील्ड हैं, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और काफ़ी पैसा इन फील्ड्स के अंदर भी। अब हम कुछ बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो आपको साइंस करने के बाद आप ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हो गया NDA आपको 17.5 या 16.5 साल से 19.5 साल तक बीच में एज गैप के अंदर आप NDA के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप 11th में होते हो तभी अप्लाई कर सकते हो। NDA में बेसिकली आपका एक मैथ्स का पेपर आता है, थोड़ा सा जनरल साइंस आती है, इसके अलावा GK
कुछ रहता है। जो भी ये पेपर क्लियर कर लेते हैं उनको फिर 7 दिन का एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और 7 दिन का इंटरव्यू जो लोग क्लियर करते हैं फिर उनको जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप एनडीए क्लियर करते हो तो आप सीधा ऑफिसर रैंक के लिए आप जाओगे, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो। इसके अंदर ऑफिसर रैंक से लगोगे, यानी लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होगी आप। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यूपीएससी के थ्रू SCRA यानी स्पेशल क्लास रेलवे एपेटाइट का एग्जाम भी दे सकते हो। अब ये इस एग्जाम में रेलवे, जैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तो फिर रेलवे आपको 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करवाता है, ट्रेनिंग देता है। इसके बाद आपको ए ग्रेड की जॉब मिलती है। इससे बढ़िया क्या है, 12th के बाद सीधा ये एग्ज़ाम होता है SCRA का, और अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो ए ग्रेड की जॉब मिलेगी। बस आपको सीधा सैलरी 80-90 हज़ार से स्टार्टिंग है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो हम एयरमैन के लिए ट्राई कर सकते हो। एयरफोर्स में एयरमैन एक जॉब होता है जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट दोनों के अंदर आता है, और इसके लिए आप एयरफोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है वो है 18 साल से 22 साल। और अगर आपका जॉब लगता है, एयरमैन का एक जनरल एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको जॉब लगती है तो फिर आपको बहुत स्टार्टिंग की सैलरी 50,000 से होगी और बढ़ते बढ़ते 1 से 1.5 लाख तक हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो रेलवे ग्रुप डी या सी की जॉब्स भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप रेलवे के अंदर NTPC का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पर भी आपकी जॉब लगती है, आपकी स्टार्टिंग सीधा 50,000 से होगी। रेलवे के अंदर टेक्नीशियन के तौर पर इसमें जॉब मिलता है, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। तो हाँ, बच्चों को सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही पता होता है, लेकिन आज मैं आपको कम से कम 30-40 कोर्स बता के जाऊँगा साइंस के जो आप कर सकते। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, कोरियन, स्पेनिश। फॉरेन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब आपके बाहर से कोई भी इंसान बाहर जैसे अदर कंट्री से कोई यहाँ पर आता है बिजनेस के लिए, तो ये लोग एक ट्रांसलेटर हायर करते हैं, या फिर आप चाहो तो हम एम्बेसीज के अंदर जॉब कर सकते हो। अब जो ट्रांसलेटर आएगा वो भी अच्छा चार्ज करता है, या फिर आप एम्बेसी के अंदर अगर जाते हो तो भी अच्छी सैलरी मिलती है। मेरा एक फ्रेंड है जो अभी एम्बेसी में है। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, जैसे आप YMCA ज्वाइन कर सकते हो, YMCA मैन के लिए, YWCA वुमेन के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप JNU से भी, JNU वहाँ जो रोज़ सुनते रहते हो TV के अंदर, वहाँ भी वो लोग भी फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स कराते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। आप चाहो तो टूरिस्ट गाइड के तौर पे भी काम कर सकते हो, बढ़िया पैसा है, और आराम से आपको स्टार्टिंग 50,000 से मिलेगी। और अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा लैंग्वेज आपको आती है, बहुत फ्लुएंट हो, तो 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीना कहीं नहीं गया, बड़े आराम से आप कमा लोगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन या बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनर या फैशन टेक्नोलॉजीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी बैचलर ऑफ डिज़ाइन के अंदर आपको जैसे कि अलग अलग डिज़ाइन बनाना, या फैशन इंडस्ट्री के अंदर जाना, फैशन डिज़ाइनर हो गया, चाहे फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब रैंप कैसा होता है, वहाँ टेक्नोलॉजी क्या क्या इस्तेमाल की जाती है, डिज़ाइन कैसे अच्छे बनाए जाते हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन है। ये एक्चुअल में 4 साल का कोर्स होता है, और इसके अंदर आपको टोटल फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे डिज़ाइनर हो गया, चाहे टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे डिज़ाइन हो गया, ये सब आपको सिखाया जाता है। चाहो तो आप LLB कर सकते हो, यानी कि लॉ। इसके अलावा अगर आप चाहो तो HM कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट। नहीं तो आप चाहो तो फिल्म एंड टेलीविजन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, FTII, NSD, मतलब आप एक्टिंग करना चाहते हो तो वो। इसके अलावा भी आपके फिल्म से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे आप फिल्म क्रू को कैसे मैनेज करना है, डायलॉग्स कैसे लिखने हैं, राइटर कैसे बनने हैं, ये सब चीज़ें आप चाहो तो फिल्म एंड टेलीविजन के अंदर पढ़ सकते हो। इसके जो फेमस इंस्टीट्यूट है वो है FTII, अभी कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज़ में भी था। इसके अलावा NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म या टेलीविजन से रिलेटेड आप कोर्सेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप जर्नलिज्म ट्राई कर सकते हो। आपको मास कॉम का कोर्स करना पड़ता है इसके लिए ग्रेजुएशन के टाइम पर, तो इससे आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हो, जर्नलिज्म आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एनिमेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, एनिमेशन सीख सकते हो। पता नहीं जो कार्टून्स बनते हैं सब एनिमेशन के अंदर आते हैं, तो आप एनिमेशन का कोर्स करके ये भी जॉब कर सकते हो। इसमें भी मतलब कोई भी जॉब है तो 50,000 सैलरी ही स्टार्टिंग होती है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया है। तो सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर, सिर्फ यही 2 ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत है, जो चाहे 12th कर चुका है, चाहे 12th कर रहा है, चाहे 11th में हो, उन सभी के साथ शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।